बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे उत्कर्ष परिवार में। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है वन शॉट, और वन शॉट में अलग अलग टॉपिक पर चर्चा हो रही है और ये चर्चा मेंस ओरिएंटेड है, यानी प्रीलिम कम मेंस के हिसाब से पूरी की पूरी चर्चा होती है। इस चर्चा में हम ये कोशिश करते हैं कि आपका पूरा प्रीलिम्स का भी जो मटेरियल है वो कवर हो और साथ साथ मेंस का भी जो मटेरियल है वो भी कवर हो, यानी प्रीलिम का मेंस को मिलाते हुए ये पूरी की पूरी चर्चा आपकी होती है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संसदीय प्रणाली, अध्यक्षात्मक प्रणाली। ये क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं, इसके दोष क्या होते हैं। लास्ट टाइम हम लोग शासन प्रणाली के प्रकार पढ़ रहे थे, तो जो लास्ट क्लास है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाकर देखिएगा। शासन प्रणाली के प्रकार में सामान्यतः आपने ये देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यानी शक्ति के बंटवारे के हिसाब से दो तरह की व्यवस्थाएं सामान्यतः प्रचलित व्यवस्थाएं आपको मैंने बताई थी। एक संघात्मक व्यवस्था जिसे आप फेडरल सिस्टम के नाम से जानते हैं, और दूसरी जो आपकी है वो है एकात्मक व्यवस्था जिसे यूनिटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। यहाँ एक बात आप समझिएगा कि ये जो बंटवारा आपको दिखाई पड़ा था ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यानी शक्ति बंटवारे के आधार पर ये किया गया बंटवारा था, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर किया गया बंटवारा था। और जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज फेडरल सिस्टम, संघात्मक व्यवस्था क्या होता है, परिसंघ क्या होता है, संघात्मक व्यवस्था के गुण क्या होते हैं, संघात्मक व्यवस्था के दोष क्या होते हैं, एंड यूनिटरी सिस्टम एकात्मक व्यवस्था क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं, इसके दोष क्या होते हैं। अगर आपने वो सेशन अटेंड नहीं किया है तो वीडियो सेक्शन में पड़ा हुआ है इस चैनल पर, आप जाकर उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं, जिससे आपके भीतर एक बेटर अप्रोच डेवलप होगा। साथ साथ आज जो हम लोग को देखना है शासन प्रणाली के प्रकार में, यदि हम कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर बात करें या संस्थाओं के आधार पर बात करें, कार्यपालिका यानी ऐसी संस्था जो कानून और नीतियों को लागू कराती है, कार्यपालिका और विधायिका, विधायिका यानी लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन एक ऐसी संस्था जो विधि निर्माण का कार्य करती है, लॉ मेकिंग का कार्य करती है। तो कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर या संस्थाओं के आधार पर सामान्यतः विश्व में दो प्रचलित प्रणालियां दिखाई पड़ती हैं, और ये जो दो प्रसिद्ध और प्रचलित प्रणालियां दिखाई पड़ती हैं इसमें एक प्रणाली है जिसका नाम आपने सुना होगा, जिसे आप संसदीय प्रणाली के नाम से जानते हैं या पार्लियामेंट्री सिस्टम के नाम से जानते हैं, और दूसरी जो आपकी प्रणाली है उसे आप अध्यक्षात्मक प्रणाली के नाम से जानते हैं, या इसे आप अध्यक्षीय प्रणाली के नाम से या अध्यक्षात्मक प्रणाली के नाम से या प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, और इसे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। इसका संसदीय प्रणाली का जो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण आपको दिखाई पड़ता है वो इंग्लैंड में दिखाई पड़ता है, ठीक, और अध्यक्षात्मक प्रणाली का जो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण आपको दिखाई पड़ता है वो अमेरिका में दिखाई पड़ता है, अमेरिका और इंग्लैंड। भारत देश में भी आपको कौन सी प्रणाली दिखाई पड़ेगी, संसदीय प्रणाली भारत देश में भी दिखाई पड़ती है। तो आखिर भारत देश में संसदीय प्रणाली का स्वरूप क्या है, आखिर क्यों हमने भारत देश में संसदीय प्रणाली को अपनाया, अध्यक्षीय प्रणाली को क्यों नहीं अपनाया, इन सभी विषयों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर ये प्रणालियां क्या होती हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट क्या होता है, एज वेल एज प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट क्या होता है, इसके बारे में हमें सबसे पहले समझना होगा। तो इन दोनों को समझने के लिए इन दोनों के लक्षणों को समझना होगा कि आखिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम के क्या लक्षण होते हैं और पार्लियामेंट्री सिस्टम के क्या लक्षण होते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। दोनों के लक्षणों को एक चार्ट के माध्यम से हम लोग समझते हैं, और जिससे एक बेहतर अप्रोच के साथ ये बात समझ में आ जाएगी कि संसदीय प्रणाली क्यों है और इसके क्या लक्षण हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड दूसरी है आपकी अध्यक्षीय प्रणाली जिसे आप कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, यदि हम संसदीय प्रणाली के लक्षणों को देखें तो संसदीय प्रणाली का एक देखिए, कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अब कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर यदि आपको ये सिस्टम दिखाई पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि कार्यपालिका और विधायिका की जो गठन है, कार्यपालिका और जो विधायिका की स्थिति है, वही गठन और स्थिति में कुछ इन दोनों प्रणालियों में अंतर नजर आएगा, दोनों की कार्यशैली में कुछ अंतर नजर आएगा, दोनों के स्ट्रक्चर में कुछ अंतर नजर आएगा, दोनों की जिम्मेवारियों में कुछ अंतर नजर आएगा। संसदीय प्रणाली में कुछ अलग और अध्यक्षात्मक प्रणाली में
कुछ अलग। अब संसदीय प्रणाली में सबसे पहली बात कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में मेरे भाइयों डुअल एग्जीक्यूटिव होती है। डुअल एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है दोहरी कार्यपालिका होती है। दोहरी कार्यपालिका का क्या मतलब है? तो दोहरी कार्यपालिका का मतलब ये है कि यहाँ पर एक तो कार्यपालिका होती है जिसे सिंबॉलिक एग्जीक्यूटिव कहते हैं या नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और एक जिसे रियल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। समझने की कोशिश करिएगा। जैसे इंग्लैंड में और भारत देश में आप देखते हैं तो दो तरह की कार्यपालिका आपको नजर आएगी। एक तो कार्यपालिका जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, जिसे आप नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बोल सकते हैं, या नाम मात्र की कार्यपालिका या सिंबॉलिक एग्जीक्यूटिव बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरी रियल एग्जीक्यूटिव जिसे वास्तविक कार्यपालिका। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो भारत का ही यदि हम उदाहरण ले लें, भारत और इंग्लैंड में एक ही जैसा चल रहा है, यहाँ भी संसदीय प्रणाली है और इंग्लैंड में भी। तो यदि हम भारत का ही उदाहरण ले लें तो भारत देश में आप देखेंगे कि नाम मात्र केंद्र और राज्य सरकारों के दो अलग अलग स्तर हैं भारत देश में। तो भारत में केंद्र के स्तर पर भी आपको संसदीय प्रणाली दिखाई पड़ेगी, राज्य के स्तर पर भी आपको संसदीय प्रणाली दिखाई पड़ेगी। केंद्र और राज्य दोनों के स्तर पर है, और केंद्र में भी देखेंगे कि एक नाम मात्र का प्रमुख है जो कि आपका राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है नाम मात्र का प्रमुख, ठीक है। और ये राष्ट्रपति समस्त शक्तियां आप देखते हैं भारत देश में राष्ट्रपति के पास होती हैं। शासन संबंधी समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। लेकिन क्या ये राष्ट्रपति अपने सारे कार्य अपने विवेक से करता है? नहीं, बल्कि राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। मंत्रिपरिषद का अर्थ होता है कि सभी मंत्रियों का जो समूह है, अब केंद्र की बात हो रही है तो केंद्र में जो सभी मंत्रियों का समूह है उसी को हम मंत्रिपरिषद कहते हैं। और राष्ट्रपति अपने समस्त कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, और मंत्रिपरिषद सभी मंत्री और प्रधानमंत्री से मिलकर बनती है। और इस मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है, यानी इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है, यानी पीएम होता है। तो एक तरीके से रियल एग्जीक्यूटिव यानी वास्तविक कार्यपालिका किसके पास गई? वास्तविक कार्यपालिका गई प्रधानमंत्री के पास, यानी प्राइम मिनिस्टर के पास। तो इसीलिए कहा जाता है कि देखिए भारत देश में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख का रोल को प्ले करता है, और वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद के पास हैं, और मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री है। इसलिए वास्तविक नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री है। कहने का अर्थ ये है कि भारत देश में यदि हम देखें तो देश का प्रमुख, राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति है, राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है, लेकिन सरकार का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री है। वास्तविक शक्तियां किसके पास हैं? प्रधानमंत्री के पास हैं। तो कार्यपालिका दो भाग में बटी ना, एक सिंबॉलिक हेड है जो कि आपका राष्ट्रपति है, सिंबॉलिक हेड, और एक वास्तविक कार्यपालिका है जो कि प्रधानमंत्री है। हालांकि ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति प्योर पूरी तरीके से कठपुतली है, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति कुछ ऐसी सिचुएशन भारत देश में है जब राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करता है, कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, इसलिए कहा जाता है भारत देश में राष्ट्रपति के पास परिस्थितिजन्य विवेक है, यानी सिचुएशनल डिस्क्रेशन है, परिस्थितिजन्य विवेक है, ठीक है। यहाँ एक बात और आप समझिएगा कि इंग्लैंड में भी संसदीय प्रणाली है, और इंग्लैंड में भी संसदीय प्रणाली है, और इंग्लैंड में जैसे भारत देश में राष्ट्रपति की स्थिति है नाम मात्र की, वैसे वहां पर जो स्थिति है वो रानी राजा की होती है नाम मात्र की। वहां पर भी मंत्रिपरिषद के पास प्रमुख शक्तियां हैं, मुख्य शक्तियां मंत्रिपरिषद के पास हैं, वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद के पास हैं, ठीक। तो कहने का मतलब नाम मात्र का प्रमुख इंग्लैंड में कौन होगा? राजा या रानी, और वास्तविक शक्तियां किसके पास होंगी? प्रधानमंत्री के पास होंगी। तो कार्यपालिका दो प्रकार की नजर आ रही है, एक नॉमिनल और एक रियल, इंग्लैंड में भी और भारत देश में भी। तो ये संसदीय प्रणाली का लक्षण है कि संसदीय प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती है। इसका सबसे पहला लक्षण ये होता है। अगले पॉइंट पर हम आते हैं। अब भारत देश में संसदीय प्रणाली है, जी हाँ। तो भारत देश में केंद्र स्तर पर भी आप देखेंगे कि दोहरी कार्यपालिका है, और राज्य स्तर पर भी आप देखेंगे कि दोहरी कार्यपालिका है। राज्य स्तर पर नाम मात्र का प्रमुख राज्यपाल है, और राज्यपाल किसकी सलाह पर कार्य करता है? मंत्रिपरिषद। और राज्य में मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गई डुअल एग्जीक्यूटिव यानी दोहरी कार्यपालिका की। अगली बात यदि हम करें तो यहाँ पर संसदीय प्रणाली में ये जो आपकी कार्यपालिका है, जिसे आप क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव, या ऐसी संस्था जो कानून और नीति को लागू कराती है।
कार्यपालिका और विधायिका, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ये दोनों एक दूसरे से सह संबंधित होते हैं, इवन एक दूसरे से नियंत्रित होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड भी नजर आते हैं कभी कभी। तो समझिए जरा क्यों ऐसा है। देखिए, आपने जब संघात्मक व्यवस्था जब आप पढ़ रहे थे तो वहाँ मैंने आपको एक बात बताई थी, या यदि आपने उस सत्र को ना भी देखा हो तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि सुचारू रूप से राजनीतिक व्यवस्था को चलाने के लिए शासन को 3 अंगों में बांटा जा रहा है। एक जिसे आप कार्यपालिका कहते हैं, दूसरा जिसे आप विधायिका कहते हैं, और तीसरा जिसे आप न्यायपालिका कहते हैं। तो होता क्या है कि इन तीनों अंगों को बांटने के पीछे का उद्देश्य यही है भाई कि किसी एक संस्था को अगर समस्त शक्तियां हम दे देंगे तो वो संस्था अत्याचारी हो सकती है, मनमानी कर सकती है। इसीलिए 3 कार्य करना बहुत जरूरी होता है किसी भी जगह पर शासन करने के लिए। एक संस्था जो कानून बनाए, एक संस्था जो लागू कराए, और एक संस्था जो विवादों का निपटारा कराए। और इसी रूप में ये 3 संस्थाएं निकलकर सामने आती हैं जो शासन के 3 प्रमुख अंग होते हैं। एक आपकी कार्यपालिका, एक विधायिका और एक न्यायपालिका। तो इसी शक्तियों के पृथक्करण को एक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। तो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत में कार्यपालिका और विधायिका दोनों का अस्तित्व होता है। तो होता क्या है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका पूरी तरीके से अलग नहीं होती हैं, बल्कि एक दूसरे से सहसंबंधित होती हैं। कैसे, देखते हैं। तो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका दोनों के चुनाव अलग अलग नहीं होते हैं, यानी दोनों के इलेक्शन अलग अलग नहीं होते हैं, बल्कि विधायिका के चुनाव से ही कार्यपालिका का गठन होता है। विधायिका के चुनाव से ही कार्यपालिका का गठन होता है। कैसे, जैसे अब आप एग्जाम्पल ले लीजिए भारत का। तो भारत का यदि हम एग्जाम्पल लें तो भारत देश में आप देख रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव से ही केंद्र में सरकार बनती है। लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा में जिसको सबसे अधिक सीटें मिलती हैं, कॉन्सेप्ट ये है कि जिसको बहुमत मिलेगा उसी की सरकार होगी। यानी लोकसभा में यदि 543 सीट है तो 543 का आधे से अधिक जिसे मिलेगा उसी की सरकार बनेगी, चाहे कोई पार्टी अकेले लेकर आए, चाहे 2-3 लोग को मिलाकर लेकर आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डॉक्ट्रिन ऑफ मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट चलता है, बहुमत के सिद्धांत का कॉन्सेप्ट चलता है कि इफ यू विल एंजॉय द मेजोरिटी देन एंजॉय द गवर्नमेंट। अगर आप मेजोरिटी एंजॉय करते हैं तब आप गवर्नमेंट एंजॉय करते हैं। अब भारत देश में एक्चुअली लोकसभा का चुनाव हुआ, और लोकसभा क्या है? लोकसभा संसद का एक सदन है। और संसद क्या है? संसद कानून बनाने की संस्था है, यानी विधायिका है। तो विधायिका का एक सदन है लोकसभा, और उस लोकसभा का चुनाव हुआ और उसी लोकसभा के चुनाव से सरकार का गठन हो रहा है। यानी विधायिका का ही चुनाव हो रहा है, इसी विधायिका के चुनाव से ही कार्यपालिका बन रही है। पहला उदाहरण मैंने आपको बताया भारत, और भारत देश में लोकसभा के चुनाव से ही सरकार बनती है। और साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि भारत देश में लोकसभा के चुनाव से सरकार बनी, और जो सरकार में मंत्री बन रहे हैं, यानी ये जो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद फॉर्म हो रही है, वो मंत्रिपरिषद या तो वो लोकसभा के सदस्य होते हैं भारत देश में, या तो वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं सदस्यता 6 महीने के भीतर लेनी होती है, नहीं तो उनका मंत्री पद चला जाता है। तो लोकसभा राज्यसभा क्या है? लोकसभा राज्यसभा संसद का सदन है, और संसद विधायिका है, कानून बनाने की संस्था है। तो मंत्री कहां से आ रहे हैं? मंत्री विधायिका से आ रहे हैं। यानी इस कार्यपालिका का अलग से चुनाव नहीं हो रहा है, बल्कि ये कार्यपालिका विधायिका से ही बन रही है। यानी लोकसभा के चुनाव से ही कार्यपालिका का गठन हो रहा है, सरकार का गठन हो रहा है। और कार्यपालिका में जो मंत्री हैं, जिन्हें आप वास्तविक कार्यपालिका के तौर पर देखते हैं, वो भी वही हैं जो या तो लोकसभा के सदस्य हैं या राज्यसभा के सदस्य हैं। भारत देश में मंत्रियों को राष्ट्रपति नियुक्त जरूर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हीं लोगों को राष्ट्रपति मंत्री बनाता है जिनको राष्ट्रपति चाहे, ऐसा नहीं है। मंत्री कौन बनते हैं? मंत्री भारत देश में केंद्र में वो बनते हैं जो या तो लोकसभा के सदस्य हैं या तो राज्यसभा के सदस्य हैं। अगर वो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं तो उन्हें 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी होती है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति यहाँ करता है। ठीक है, तो अगर मैं इन सारी बातों को समझते हुए यदि मैं बोलूं कि कार्यपालिका विधायिका एक दूसरे से संबंधित है, यानी इन दोनों में स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन इन दोनों में नहीं है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे पर
डिपेंड हैं, एक दूसरे से सह संबंधित हैं। कार्यपालिका का चुनाव अलग और विधायिका का चुनाव अलग नहीं हो रहा है, बल्कि विधायिका के ही चुनाव से कार्यपालिका बन रही है। ठीक है, और यहां पर मंत्रिपरिषद जो कि वास्तविक कार्यपालिका है, वो मंत्रिपरिषद अलग से नहीं आ रही है, बल्कि मंत्रिपरिषद भी विधायिका का ही एक पार्ट है। क्लियर है, ये बात आप समझ गए। और दूसरा जो सबसे प्रमुख लक्षण होता है संसदीय प्रणाली का, आप हमको भूल जाइएगा लेकिन इस लक्षण को मत भूलिएगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है। अगर आपको सपने में भी, नींद में भी अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम का सबसे मुख्य लक्षण अगर कोई पूछ ले तो आप ये बताइए कि डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे हम कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत या जिम्मेवारी का सिद्धांत, जिम्मेवारी का सिद्धांत या सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका क्या मतलब होता है जरा समझिएगा। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, संसदीय प्रणाली इसी सिद्धांत पर टिकी हुई होती है और इसी सिद्धांत पर संसदीय प्रणाली क्या करती है, काम करती है। ये उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या कहता है, इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो आपकी कार्यपालिका है ये विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से क्या होगी, जिम्मेवार होगी। कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेवार होगी, यानी एग्जीक्यूटिव इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? तो इसका मीनिंग क्या है कि भाई कार्यपालिका क्या होती है जरा समझिए। तो कार्यपालिका अगर हम थोड़ा व्यवहारिक तौर पर देखें तो भारत देश का एग्जाम्पल ही लेते हैं, तो भारत देश में कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका का अर्थ क्या है, मंत्रिपरिषद ही वास्तविक कार्यपालिका है। तो ये मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। ये उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्यों बनाया जा रहा है, किस लिए बनाया जा रहा है, इसका क्या मतलब है, ये मैं आपको समझाता हूं, बस एक सेकंड दीजिए। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, उत्तरदायी होती है। देखिए जरा समझिए, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इस बात को अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो भारत का एग्जाम्पल लीजिए कि भारत में देश में इसे कैसे इंप्लीमेंट किया गया है। तो भारत में अगर आप संविधान उठाएं और संविधान का अनुच्छेद 75 का क्लॉज 3 देखें तो अनुच्छेद 75 का क्लॉज 3 ये कह रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये जो मंत्री परिषद है, ये मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्री परिषद यानी मंत्रियों की पूरी टीम, मंत्री परिषद यानी इसमें एक तरीके से देखा जाए तो सारे मंत्री प्लस प्रधानमंत्री को मिलाकर जो ये टीम बन रही है उसी को आप क्या कह रहे हैं, उसी को आप मंत्री परिषद कह रहे हैं। और मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति। तो यहाँ लोकसभा क्या है, लोकसभा यहाँ संसद का एक सदन है, और संसद का एक सदन है और संसद विधायिका है यानी कानून बनाने की संस्था है। तो विधायिका के रूप में यहाँ लोकसभा और कार्यपालिका के रूप में यहाँ कितनी सुंदरता से इस सिद्धांत को भारत के संविधान में स्थापित किया गया है, कार्यपालिका या सरकार के रूप में यहाँ मंत्रिपरिषद। तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, इसका मतलब कि भैया मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक उनका लोकसभा में बहुमत है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ मेजॉरिटी को रिफ्लेक्ट कर रही है ये बात, डॉक्ट्रिन ऑफ मेजॉरिटी को यानी बहुमत के सिद्धांत को रिफ्लेक्ट कर रही है ये बात कि लोकसभा में तभी तक, जब तक लोकसभा में बहुमत है तभी तक सरकार है, अगर बहुमत गयो तो सरकार गयो। इफ यू विल एंजॉय द मेजोरिटी देन एंजॉय द गवर्नमेंट। लोकसभा में 543 सीटें होती हैं, 543 का आधे से एक अधिक अगर आप दिखा पाएंगे तभी तक आप हैं, अगर वो ना दिखा तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इसके लिए एक प्रस्ताव आता है, विपक्ष अगर उस प्रस्ताव को लाए जिसका नाम आपने सुना होगा, जिसे कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन, यदि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री के खिलाफ लेकर आए और वो पारित हो जाए तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुमत का सिद्धांत है।
कि अगर आप मेजॉरिटी एंजॉय करते हैं तब आप सरकार एंजॉय करेंगे। पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा क्यों देना पड़ता है? क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व है। अगर सामूहिक उत्तरदायित्व है यानी पूरी टीम की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामूहिक उत्तरदायित्व है कि आप लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेवार है। आप तभी तक है यानी सरकार तभी तक है जब तक लोकसभा में बहुमत है। अभी मोदी सरकार है, क्यों? क्योंकि उनका लोकसभा में बहुमत है। अगर लोकसभा में बहुमत न साबित कर पाए, जैसे मोदी सरकार के खिलाफ अभी विपक्ष एक प्रस्ताव लेकर आए जिसे कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव, और वो पारित हो जाए, तो पूरी की पूरी मोदी सरकार, पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों? कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा क्यों देना पड़ेगा? इस्तीफा इसलिए देना पड़ेगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पारित हो गया तो उससे यह दिखाई पड़ेगा कि आपके पास बहुमत नहीं है। और इससे क्या स्थापित हो रहा है? इससे जनता के लिए सरकार यानी लोकतांत्रिक भावना को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। जनता के लिए अब्राहम लिंकन की परिभाषा है जो लोकतंत्र की, जिसमें लिंकन साहब कहते हैं जनता का यानी आपको स्वतंत्र रूप से अपना प्रतिनिधि चुनने की आजादी है। जनता द्वारा यानी सरकार का चयन जनता द्वारा किया जाएगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जब जनता डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगी, अप्रत्यक्ष जब अपने प्रतिनिधि के माध्यम से पार्टिसिपेट करेगी। जनता के लिए यानी सरकार जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी। तो सरकार जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी, तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितने सुंदर तरीके से संसदीय प्रणाली में लागू किया जा रहा है। लोकसभा कौन है? लोकसभा में जो लोग जाते हैं हमारे प्रतिनिधि यानी जनता है। और ये क्या है? ये सरकार है। सरकार जनता के प्रति क्या हो रही है? जिम्मेवार हो रही है। अगर जिम्मेवारी नहीं दिखाई पड़ी तो ये जनता इस सरकार को उखाड़ के फेंक देगी। कितनी सुंदरता से जनता के लिए सरकार को संसदीय प्रणाली में लागू किया जा रहा है। तो यहां आपने दो चार बातें समझी। क्या बात समझी आपने? कि भारत देश में संसदीय प्रणाली में आप देख रहे हैं कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, और संसदीय प्रणाली का सबसे प्रमुख लक्षण यह होता है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और इसे भारत देश में कैसे इंप्लीमेंट किया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेवार है। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे जनता के लिए सरकार की भावना भी स्थापित हो रही है। इससे कार्यपालिका विधायिका से संबंधित भी हो रही है। इससे विधायिका कार्यपालिका पर एक नियंत्रण भी स्थापित कर रही है। नियंत्रण का सिद्धांत भी यहां क्या हो रहा है? दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये विधायिका इस पर नियंत्रण स्थापित कर रही है। क्यों नियंत्रण स्थापित कर रही है? कैसे? अरे भाई, आप तभी तक रहेंगे जब तक आपका हमारे यहां बहुमत है। अगर आपका हमारे यहां बहुमत गया तो आप गए। तो इस तरह से विधायिका संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका पर एक नियंत्रण स्थापित करती है, यानी एक कंट्रोल स्थापित करती है। क्लियर है? तो ये बातें आप समझ गए। तो सबसे प्रमुख लक्षणों में यही दो बात थी कि यहां दोहरी कार्यपालिका और दूसरा सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। और अब जाहिर सी बात है कि अध्यक्षात्मक प्रणाली में अगर हम देखेंगे तो ये दोनों बातें नहीं पाई जाएंगी। तो संसदीय प्रणाली की कुछ बातें हम लोग और समझ लेते हैं। जैसे संसदीय प्रणाली की एक बात यह है कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं नहीं करता है। संसदीय प्रणाली में जो मंत्रिपरिषद बनती है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त तो करता है भारत देश में। इंग्लैंड में भी जो मंत्रिपरिषद बन रही है वो भी डायरेक्टली अलग से नहीं आती है, यानी विधायिका के चुनाव से ही सरकार निकलकर सामने आती है। वहीं अध्यक्षात्मक प्रणाली अगर अभी हम पढ़ने लगेंगे तो वहां देखेंगे कि वहां राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करेगा, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में से ही कोई सदस्य क्या बनता है? मंत्री बनता है। क्लियर है? तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं अध्यक्षात्मक प्रणाली। तो डिफरेंस क्रिएट करते समय फिर से ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी और साथ साथ दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हम समझ जाएंगे। ठीक, तो यहां संसदीय प्रणाली में हम लोगों ने देखा था दोहरी कार्यपालिका। ठीक है, दोहरी कार्यपालिका। तो यहाँ अध्यक्षात्मक प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका जैसा कुछ नहीं होगा। यहाँ सिंगल एग्जीक्यूटिव होगी। सिंगल एग्जीक्यूटिव यानी एकहरी कार्यपालिका यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी। यहाँ सरकार का प्रमुख भी एक ही व्यक्ति होगा और राज्य का प्रमुख या राष्ट्र का प्रमुख भी एक ही व्यक्ति होगा। सरकार और राज्य, राज्य का अर्थ यहाँ देश से लीजिएगा। ठीक है, सरकार और राज्य का जो प्रमुख होगा वो एक ही व्यक्ति होगा। ठीक, जैसे अमेरिका इसका सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल है। तो अमेरिका में आप राष्ट्रपति को देखते हैं तो अमेरिका में राष्ट्रपति ही क्या है? अमेरिका में प्रेसिडेंट
सरकार का भी प्रमुख है और अमेरिका में प्रेसिडेंट राज्य का भी प्रमुख है। वहीं अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत देश में आप देखेंगे कि सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री है और राज्य का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री है और राज्य का प्रमुख या देश का प्रमुख राष्ट्रपति है। तो यहाँ एक ही कार्यपालिका है, सरकार और राज्य दोनों का प्रमुख कौन हो रहा है? राष्ट्रपति। और साथ साथ यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ कार्यपालिका और विधायिका में यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इन दोनों में क्या होता है कि इन दोनों में आपको स्ट्रिक्ट रूप से सेपरेशन नजर आएगा। स्ट्रिक्ट सेपरेशन नजर आएगा यानी जैसे भारत देश में या इंग्लैंड में आप देख रहे हैं कि कार्यपालिका विधायिका एक दूसरे से सह संबंधित हैं, यहाँ ऐसे नहीं नजर आएगा आपको। यहाँ कार्यपालिका का चुनाव अलग होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें तो वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव अलग है, ठीक है, पूरी तरीके से। और जो मंत्री परिषद बन रही है जिसे आप कार्यपालिका कह रहे हैं, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद मिलकर जिस कार्यपालिका का निर्माण अमेरिका में कर रहे हैं, राष्ट्रपति अपने मंत्रियों का चयन स्वयं करता है। वहाँ जरूरी नहीं है कि मंत्री वहाँ के किसी सदन से आए। जैसे भारत देश में मंत्री वही होंगे या तो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों। अगर दोनों में से कहीं के नहीं है तो कहीं ना कहीं की उन्हें मेंबरशिप लेनी होगी। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अपनी मंत्रियों की जो टीम है यानी अपनी जो मंत्री हैं, मंत्रियों का चयन राष्ट्रपति स्वयं करेगा और राष्ट्रपति अपने विवेक से, अपनी इच्छा से अपने मंत्रियों का चयन करता है और राष्ट्रपति का चुनाव भी अलग हो रहा है। और वहाँ जो विधायिका है, वहाँ विधायिका यानी वहाँ की विधायिका का नाम कांग्रेस है। जैसे अपने यहाँ की संसद पार्लियामेंट, वैसे वहाँ की संसद को हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। वहाँ कांग्रेस में आप देखेंगे कि दो सदन हैं, एक का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसे आप कहते हैं प्रतिनिधि सभा, और एक का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरी का नाम है सीनेट, ठीक है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जनता का सदन है और सीनेट राज्यों का सदन है, वहाँ के अलग अलग राज्यों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे भारत देश में लोकसभा जनता का सदन है और राज्यसभा अलग अलग राज्यों को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ अब देखिए एक अंतर और नजर आएगा कि वहाँ की विधायिका में सिर्फ दो सदन हैं, एक प्रतिनिधि सभा और एक सीनेट। भारत देश की जो संसद है ना, वो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों से मिलकर बन रही है, ठीक है। वहां राष्ट्रपति इसका भाग नहीं है विधायिका का, लेकिन भारत देश में विधायिका का भाग है। तो इससे क्या नजर आ रहा है? इससे ये नजर आ रहा है कि ना तो यहां से मंत्री आ रहे हैं, ना राष्ट्रपति विधायिका का भाग है, तो कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग नजर आ रही हैं और चुनाव भी अलग हो रहा है। भारत देश में आप क्या देख रहे थे कि लोकसभा के चुनाव से ही सरकार बन रही थी, लोकसभा के चुनाव से ही प्रधानमंत्री और मंत्री का निर्माण हो रहा था। लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता हो रहा था वही प्रधानमंत्री बन रहा था। भारत देश में कैसे होता है? लोकसभा का चुनाव होता है, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उस सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य जिसे अपना नेता चुनते हैं वही प्रधानमंत्री बनता है, यानी बहुमत दल का जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जो संसद है यानी उसका नाम कांग्रेस है, कांग्रेस में दो सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसका चुनाव अलग होता है, और दूसरा है आपकी क्या? सीनेट, सीनेट का चुनाव अलग होता है। और वहां की कार्यपालिका का चुनाव क्या है? अलग होता है। तो यहां बहुत ध्यान से समझिएगा कि अध्यक्षात्मक प्रणाली में डुअल एग्जीक्यूटिव, दोहरी कार्यपालिका नहीं होती है, बल्कि अध्यक्षात्मक प्रणाली में सरकार और राज्य दोनों का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है जो कि राष्ट्रपति होता है। इसीलिए इस प्रणाली को राष्ट्रपति वाली प्रणाली या प्रेसिडेंशियल सिस्टम के नाम से जानते हैं। और साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे प्रतीत होते हैं, दोनों में स्ट्रिक्ट सेपरेशन है। कार्यपालिका विधायिका एक दूसरे से संबंधित नहीं है, बल्कि दोनों का चुनाव अलग अलग होता है, दोनों एक दूसरे से अलग नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब दोनों एक दूसरे से अलग नजर आ रहे हैं, दोनों का चुनाव क्या नहीं होता है, ठीक, सॉरी, दोनों का चुनाव तो होता है, लेकिन दोनों का चुनाव कैसे होता है? अलग अलग चुनाव होता है दोनों का। तो ऐसी स्थिति में जिम्मेवारी का क्या कोई सिद्धांत होगा क्या? नहीं, जिम्मेवारी का यहां कोई सिद्धांत नहीं होगा, यानी यहां सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत नहीं होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यहां पर नहीं है, ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत नहीं है। कहां पर नहीं है? यहां,
यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेवार होगी, कोई यहाँ जिम्मेवारी का सिद्धांत नहीं है, उत्तरदायित्व का सिद्धांत नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बताता हूं इससे संबंधित कि संसदीय प्रणाली में आप ये देखेंगे कि संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है। मंत्रिपरिषद, हाँ विधायिका का कार्यकाल होता है। जैसे भारत का एग्जाम्पल ही लेते हैं, ज्यादा बेटर आप समझेंगे कि भारत देश में देखिए लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन मंत्रियों का क्या कोई निश्चित कार्यकाल होता है क्या? नहीं। मंत्री के भले ही सरकार 5 साल रह रही तो मंत्री भी 5 साल रह गए, वो तो बड़ी बढ़िया बात है भाई कि 5 साल रह जाएं आप, हम लोगों की शुभकामनाएं कि गिरे न बीच में सरकार। लेकिन लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है तो जरूरी नहीं है मंत्रियों का कार्यकाल भी 5 साल रह ही जाए, क्योंकि बीच में अगर सरकार गिर गई तो मंत्री गए हो। और सरकार रहना ना रहना किसके ऊपर निर्भर करता है? बहुमत के ऊपर निर्भर करता है, और बीच में अगर बहुमत गया तो सरकार गई। तो ऐसी स्थिति में संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि मंत्रियों का निश्चित कार्यकाल नहीं होता। अब देखें कि यहां संसदीय प्रणाली में आप देखेंगे कि मंत्रियों का निश्चित कार्यकाल नहीं होगा। निश्चित कार्यकाल नहीं होगा किसका? मंत्री का। ठीक है, कौन सी प्रणाली में? संसदीय प्रणाली में, राइट। और दूसरी बात, विधायिका का तो कार्यकाल होता है, विधायिका का फिक्स कार्यकाल होता है, लेकिन अब ये बात देखिए, ये बड़ी सुंदर बात है, विधायिका का निश्चित कार्यकाल है। संसदीय प्रणाली की बात मैं कर रहा हूं भैया, दोनों में डिफरेंस क्रिएट करूंगा अभी। विधायिका का निश्चित कार्यकाल है, ठीक। जैसे भारत की बात यदि हम करें तो भारत देश में आप देखेंगे कि लोकसभा का निश्चित कार्यकाल है, ठीक। अब लोकसभा का निश्चित, विधायिका का निश्चित कार्यकाल है, लेकिन कभी भी यहां पर राज्यसभा को इंक्लूड मत करिएगा, राज्यसभा भंग नहीं होती, वो परमानेंट हाउस है। लेकिन लोकसभा के रेफरेंस में आप इस सेंटेंस को समझिएगा, विधायिका का निश्चित कार्यकाल है लेकिन कभी भी भंग हो सकती है। अब आप भंग हो सकती है इस बात को समझिए, जैसे यहां पर लोकसभा के रेफरेंस में इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि सरकार लोकसभा के चुनाव से बनती है, इस पर राज्यसभा जब जाती मत होइएगा। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझिए मेरी, माफ करिएगा। भारत देश में लोकसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल है, 5 वर्ष बाद तो भंग होती है, नई लोकसभा बनती है। लेकिन 5 वर्ष के दौरान भी क्या लोकसभा भंग हो सकती है? जी हाँ, यदि बहुमत चला जाए तो भंग हो जाएगी, और साथ साथ बहुमत चला जाए तब तो भंग ही होगी। यदि साथ साथ मंत्रिपरिषद अगर बीच में भी यदि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह दे कि लोकसभा भंग करिए और मिड टर्म इलेक्शन कराइए, यानी मध्यावधि चुनाव कराइए, यानी बीच में चुनाव कराइए, तो बीच में भी भंग की जा सकती है। यदि मंत्रिपरिषद अभी मोदी जी की मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह दे कि लोकसभा भंग कर दीजिए, तो बीच में, यानी राष्ट्रपति, आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है ना। यानी कार्यपालिका को विधायिका भंग करने की शक्ति मिली है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, यानी राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की पावर यहां दिखाई पड़ रही है, राइट। लेकिन वहीं अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या देखेंगे? अध्यक्षात्मक प्रणाली में आप देखेंगे कि फिक्स टेन्योर नजर आएगा, किसका? वहां राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद का एक निश्चित कार्यकाल नजर आएगा, यानी फिक्स टेन्योर नजर आएगा। फिक्स टेन्योर नजर आएगा, ऐसा नहीं है कि मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक बहुमत, वहां बहुमत का सिद्धांत होता ही नहीं है, यानी कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेवारी का कोई सिद्धांत नहीं होगा, ठीक। विधायिका का अपना एक अलग कार्यकाल होता है और कार्यपालिका का अलग, मतलब कार्यपालिका का कार्यकाल इधर निश्चित है, विधायिका का कार्यकाल इधर निश्चित है, दोनों संबंधित नहीं है। यहां क्या है? यहां यह है कि लोकसभा का कार्यकाल तो 5 साल है लेकिन बीच में भंग हो सकता है, लेकिन यहां क्या राष्ट्रपति वहां किसी सदन को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति सदन भंग कर सकता है? नहीं, राष्ट्रपति सदन नहीं भंग कर सकता। जैसे वहां हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे भारत देश में लोकसभा, तो वो राष्ट्रपति द्वारा भंग नहीं होगी, सदन नहीं भंग कर सकता, ठीक है, नहीं भंग कर सकता है, लेकिन यहां बीच में भी भंग हो सकता है। तो दीज ऑल आर द डिफरेंस बिटवीन द पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये संसदीय प्रणाली के और अध्यक्षात्मक प्रणाली के क्या है? अंतर है, यानी डिफरेंस है। अब इसमें एक बात आपको बखूबी समझनी है कि ये जो डिफरेंस इन दोनों में आपको नजर आ रहा है, इस डिफरेंस से आप इन दोनों प्रणालियों को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों प्रणाली के क्या लाभ है और क्या हानि है, क्योंकि कभी भी याद रखिएगा, कोई भी शासन प्रणाली कभी भी परफेक्ट नहीं होती है, कभी भी पूर्ण नहीं होती है, कुछ न कुछ दोष जरूर होते हैं, क्योंकि बिना चैलेंजेस, चुनौतियों और अपवादों के बिना धरती नहीं है, ये बात आप समझते होंगे।
तो कुछ न कुछ गुण और कुछ न कुछ दोष दोनों में नजर आएंगे। हमें ये देखना होता है किसी भी शासन प्रणाली को अपनाते समय कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में कौन सी प्रणाली फिट बैठती है। किसी भी बात को, आप कुछ खरीदने भी बाजार जाते हैं तो ऐसा नहीं है जो भी वस्तु आप बाजार खरीदने जाते हैं वो दोषहीन हो, कुछ न कुछ दोष उसमें जरूर नजर आता होगा, लेकिन आप इस बात की कोशिश करते हैं कि सबसे कम दोषों वाली जो वस्तु है उसको हम खरीद कर लेकर जाएं। इसी तरह किसी भी व्यवस्था में अगर हम किसी प्रणाली को अपनाते हैं, किसी सेटअप को अगर हम स्वीकार करते हैं, तो हम अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से उस सेटअप को अपनाते हैं और कम से कम दोषों के साथ हम उस सेटअप को अपनाना चाहते हैं, जैसे भविष्य में उन दोषों को हम सुधार सकें। तो अभी आपको ये देखना होगा कि आखिर भारत देश ने कौन सी प्रणाली अपनाई। तो ये आप देख ही रहे हैं कि संसदीय अपनाई। तो क्यों संसदीय प्रणाली भारत देश ने अपनाई, भारत देश ने अध्यक्षात्मक प्रणाली क्यों नहीं अपनाई, एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आता है, जिसका जवाब अभी थोड़ी देर बाद आपको मिल जाएगा जब आप संसदीय प्रणाली के गुण और दोष देख लेंगे और साथ साथ अध्यक्षात्मक प्रणाली के गुण और दोष देख लेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि आखिर संसदीय प्रणाली का क्या गुण है और क्या दोष है, यानी इसकी क्या मेरिट है संसदीय प्रणाली के और क्या इसके क्या है डीमेरिट है। संसदीय प्रणाली के गुण और दोष क्या है इसको हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद अध्यक्षात्मक प्रणाली पर आएंगे और देखेंगे कि उसके क्या गुण और दोष होते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ संसदीय प्रणाली के लाभ देखते हैं कि आखिर संसदीय प्रणाली के क्या क्या लाभ हैं और संसदीय प्रणाली के क्या क्या दोष हैं, और साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि अध्यक्षात्मक प्रणाली के क्या लाभ हैं और अध्यक्षात्मक प्रणाली के क्या दोष हैं। तो यदि हम संसदीय प्रणाली के लाभ की बात करें तो संसदीय प्रणाली का सबसे पहला और प्रमुख लाभ ये होता है कि संसदीय प्रणाली में आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि कार्यपालिका का निर्माण विधायिका से ही होता है। अब कार्यपालिका का निर्माण विधायिका से ही होता है तो कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से संबंधित होती हैं, और एक दूसरे से संबंधित होती हैं तो उसका फायदा ये होता है कि कार्यपालिका और विधायिका में टकराव की संभावनाएं कम होती हैं। कार्यपालिका विधायिका में टकराव की संभावना कम होती है। ठीक है, अब कार्यपालिका और विधायिका में टकराव की संभावना कम, दैट मीन्स कि यही बात अगर हम अध्यक्षात्मक प्रणाली में देखेंगे तो अध्यक्षात्मक प्रणाली में एग्जीक्यूटिव, अभी थोड़ी देर बाद जब हम लोग अध्यक्षात्मक प्रणाली देखने लगेंगे तो वहां हम लोग देखेंगे कि अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच में टकराव की संभावनाएं बनती हैं। क्यों? क्योंकि वहां कार्यपालिका और विधायिका के बीच स्ट्रिक्ट सेपरेशन दिखाई पड़ता है, यानी कठोर पृथक्करण दिखाई पड़ता है। लेकिन वहीं संसदीय प्रणाली में हम देखें तो कार्यपालिका के ऊपर विधायिका का नियंत्रण होता है। कार्यपालिका विधायिका एक दूसरे से नियंत्रित होती हैं, एक दूसरे से संबंधित होती हैं। एक व्यक्ति कार्यपालिका और विधायिका का दोनों का भाग हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मंत्री यदि हम देखें तो भारत में संसदीय प्रणाली है तो मंत्री कार्यपालिका का भी भाग है और साथ साथ मंत्री विधायिका का भी पार्ट है, क्योंकि मंत्री वही बन सकता है जो या तो लोकसभा का सदस्य है या तो राज्यसभा का सदस्य है, और अगर कहीं का सदस्य नहीं है तो कहीं ना कहीं की उसे सदस्यता लेनी होती है 6 महीने के भीतर। तो ऐसी स्थिति में संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका में टकराव की संभावना कम होती है। ठीक है, और वहीं अध्यक्षात्मक प्रणाली में आप देखेंगे तो संभावना बनेगी। तो ये पहला सबसे प्रमुख लाभ होता है संसदीय प्रणाली का। और दूसरा लाभ होता है जिस वजह से भारत देश में संसदीय प्रणाली अपनाई गई, दूसरा जो सबसे प्रमुख लाभ है वो ये है कि दूसरे में एक्चुअली होता क्या है कि विविधता का प्रतिनिधित्व हो पाता है संसदीय प्रणाली में। विविधता का प्रतिनिधित्व हो पाता है, दैट मीन्स डाइवर्सिटी का क्या हो पाता है, रिप्रेजेंटेशन हो पाता है, यानी विविधता का प्रतिनिधित्व हो पाता है। इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूं। देखिए कि भारत देश का ही एग्जांपल लेकर अगर बात करें तो भारत देश में डाइवर्सिटी है, ढेर सारी जातियां हैं, ढेर सारे धर्म हैं, ढेर सारे संप्रदाय हैं, ढेर सारी परंपराएं हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, ठीक है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है। तो ऐसी स्थिति में सरकार में यदि आप एक सच्चे लोकतंत्र की कल्पना करते हैं, यदि आप एक वास्तविक लोकतंत्र की कल्पना करते हैं, सफल लोकतंत्र की कल्पना करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सरकार में हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यानी सरकार में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। यदि सरकार में सिर्फ बहुसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व हो या सरकार सिर्फ बहुसंख्यकों की हो, सिर्फ बहुसंख्यकों के वोट से या सिर्फ बहुसंख्यक लोगों को मिलकर सरकार का चयन हो जाए या सरकार बन जाए, तो इससे पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा, पूरे देश की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा। और यही कारण है कि भारत देश में संसदीय प्रणाली अपनाई गई कि विविधता का रिप्रेजेंटेशन हो सके। अब ये विविधता का रिप्रेजेंटेशन कैसे हो पा रहा है, आप ऐसे देखिए कि भारत में लोकसभा का चुनाव होता है और लोकसभा के चुनाव में आप देख रहे हैं
कि 543 सीटों पर लोकसभा का चुनाव होता है और इस बहुमत का सिद्धांत संसदीय प्रणाली में है, इफ यू विल एंजॉय द मेजोरिटी देन एंजॉय द गवर्नमेंट। अगर आप मेजोरिटी एंजॉय करते हैं तब आप गवर्नमेंट एंजॉय करते हैं। सरकार उसकी बनती है जिसको 543 यानी 543/2 सीटें जिसे मिलेंगी +1 यानी आधे से एक अधिक सीटें जिसे मिलेंगी उसके पास बहुमत होगा, और जिसके पास बहुमत होगा उसी की क्या बनेगी, सरकार बनेगी। तो ये बहुमत के यानी जैसे कोई पार्टी है, किसी पार्टी ने 300 सीटें जीती मान लो, अब मान लो किसी पार्टी ने 300 सीटें जीती तो उसके पास बहुमत आ गया, अब उसके पास बहुमत आ गया तो उसकी सरकार बनेगी। तो ये जो 300 लोग हैं यानी सबसे बड़ी पार्टी, बहुमत ले आने वाली पार्टी या बहुमत ले आने वाला गठबंधन के सदस्य जिसे अपना नेता चुनते हैं वही क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। तो प्रधानमंत्री किसी एक वर्ग का नेता नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री पूरी डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहली बात, प्रधानमंत्री पूरी डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो भी मंत्री बन रहे हैं वो मंत्री या तो लोकसभा के हैं या तो राज्यसभा के हैं। तो ऐसी स्थिति में मंत्री भी किसी एक वर्ग को रिप्रेजेंट न करने वाले होकर अगर लोकसभा राज्यसभा में या तो लोकसभा के सदस्य हैं तो राज्यसभा के सदस्य हैं, तो जाहिर सी बात है अलग अलग वर्गों को रिप्रेजेंट करने वाले हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरी की पूरी विविधता का रिप्रेजेंटेशन हो पाता है। एक आम आदमी भी क्या बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस देश में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, जिस देश में विविधता बहुत ज्यादा है, उस देश में संसदीय प्रणाली कारगर सिद्ध होती है। क्योंकि अगर आप संसदीय प्रणाली ना अपनाकर कोई ऐसी प्रणाली अपनाएंगे जैसे अध्यक्षात्मक, तो भारत देश में अध्यक्षात्मक प्रणाली इसलिए नहीं चल सकती थी क्योंकि भाई बहुसंख्यक वर्ग जिधर जाता वही राष्ट्रपति बन जाता, और ऐसे में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व न हो पाता, अल्पसंख्यकों के शोषण की संभावनाएं क्रिएट होती। ये सबसे बड़ा कारण रहा भारत देश में संसदीय प्रणाली को अपनाने का, राइट। चलिए, तो विविधता का प्रतिनिधित्व होता है दूसरा पॉइंट। तीसरा जो इसका लाभ है, ये लाभ होता है कि ये थोड़ा सा लचीली व्यवस्था होती है, थोड़ी लचीली व्यवस्था होती है। लचीली व्यवस्था का मतलब यहाँ टेम्पोररीनेस ऑफ द गवर्नमेंट होती है। टेम्पोररीनेस ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब कि बहुमत के सिद्धांत पर सरकारें चलती हैं, तो सरकारों का एक निश्चित कार्यकाल नहीं होता है कि सरकार में मंत्रियों का निश्चित कार्यकाल है, वो 5 साल तक रहेंगे ही रहेंगे। जब तक बहुमत है तब तक सरकार है, अगर बहुमत गयो तो सरकार गयो। और ये लचीली सरकार होने की वजह से सरकार पर एक प्रेशर होता है, सरकार पर एक दबाव होता है, सरकार पर एक जिम्मेवारी होती है कि सरकार चौकस रहे। सरकार कैसी रहे, चौकस रहे। सरकार जिम्मेवारी के सिद्धांत का क्या करे, पालन करे। अगर सरकार जिम्मेवारी के सिद्धांत का पालन नहीं करेगी, चौकस नहीं रहेगी, तो ऐसे में क्या रहता है, ऐसे में सरकार गिर सकती है। तो लचीली व्यवस्था होने के कारण टेम्पोररीनेस ऑफ द गवर्नमेंट एक तरीके से देखा जाए तो संसदीय प्रणाली का लाभ भी है और संसदीय प्रणाली का क्या गुण भी है। संसदीय प्रणाली का लाभ इसलिए है कि अगर टेम्पोररीनेस है तो सरकार को यह पता है कि हम तभी तक हैं जब तक बहुमत है, तो इससे सरकार जिम्मेवार होगी। ये लाभ है संसदीय प्रणाली में, टेम्पोररीनेस ऑफ द गवर्नमेंट का, है ना। और हानि क्या है टेम्पोररीनेस ऑफ द गवर्नमेंट की, टेम्पोररीनेस ऑफ द गवर्नमेंट की हानि ये होती है कि कभी भी सरकार गिर जाती है तो इससे क्या होता है, इससे नीतियों की निरंतरता प्रभावित होती है, इससे पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन प्रभावित होता है। तो टेम्पोररीनेस ऑफ द गवर्नमेंट यानी सरकार की अस्थिरता या सरकार का लचीलापन होना, ये क्या दिखाता है, ये लाभ भी है संसदीय प्रणाली का और ये संसदीय प्रणाली का दोष भी है। और साथ साथ अगला लाभ इसका ये होता है कि यहाँ संसदीय प्रणाली में सरकार थोड़ी चौकस नजर आती है। सरकार चौकस इसलिए नजर आती है क्योंकि सरकार के ऊपर विपक्ष का एक दबाव होता है। विपक्ष सरकार की नीतियों की आलोचना करता है। अब सरकार की नीतियों की आलोचना साथ साथ विपक्ष के द्वारा सवाल पूछे जाते हैं, संसद में सरकार पर प्रश्न उठते हैं, सरकार पर सवाल पूछे जाते हैं, तो इससे सरकार जिम्मेवार होती है, इससे सरकार की आंखें खुलती हैं, इससे जो भी नीतियां हैं, जो भी लॉज बन रहे हैं, उनमें लूप होल निकल के सामने आते हैं, कमियां निकल के सामने आते हैं और सरकार उन कमियों को सुधारने की कोशिश करती है। तो इसलिए सरकार क्या चौकस नजर आती है। तो ये संसदीय प्रणाली का लाभ है, यानी ये संसदीय प्रणाली का मेरिट है। ठीक है, महत्वपूर्ण जो मेरिट है। दूसरा, संसदीय प्रणाली के कुछ इंपॉर्टेंट दोष हम लोग देख लेते हैं कि क्या संसदीय प्रणाली के दोष हैं। तो संसदीय प्रणाली के दोषों की यदि हम बात करें तो देखिए, कोई भी व्यवस्था कभी परफेक्ट नहीं होती है। अब कोई भी व्यवस्था परफेक्ट नहीं होती है। हम
कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी ऐसे सिस्टम को अपना लें जो सिस्टम पूरी तरीके से परफेक्ट है, पूरी तरीके से पूर्ण है, उसमें कोई कमी ही ना हो। हम हमेशा ऐसे सिस्टम को अपनाते हैं जो हमारी राजनीतिक परिस्थिति के अनुकूल हो, हमारी राजनीतिक परिस्थिति में जो फिट बैठता है, हम हमेशा ऐसे सिस्टम को अपनाते हैं, राइट। तो इसके दोषों में सबसे पहला दोष यही देख लीजिए, टेम्पोररीनेस ऑफ द गवर्नमेंट, जिसकी बात अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले की। सरकार की अस्थिरता, सरकार की अस्थिरता कैसा दोष है, तो इसकी वजह से होगा क्या, तो टेम्पोररीनेस ऑफ द गवर्नमेंट है, यानी कभी भी सरकार गिर सकती है, क्योंकि सरकार बहुमत के सिद्धांत से चलती है, मेजॉरिटी के सिद्धांत से सरकार चल रही है, और कभी भी मेजॉरिटी गए हो तो सरकार गए हो। तो अगर हर साल सरकार ही गिर रही है, रोज रोज सरकारें बदल रही हैं, तो इससे नीतियों की निरंतरता प्रभावित होती है, योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित होता है, और साथ साथ वेलफेयर जनता का क्या होता है, प्रभावित होता है। और दूसरा, यहाँ पर दूसरा दोष ये है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका दोहरे कार्यों को अंजाम देती है, जिससे कार्यपालिका की कुशलता में क्या आता है, कुशलता में कमी आती है। जैसे कार्यपालिका दो कार्य अब कर रही, जैसे मंत्री हैं, मंत्री या तो लोकसभा के सदस्य हैं या राज्यसभा के सदस्य हैं, अगर कहीं के नहीं है तो कहीं ना कहीं सदस्यता लेनी है। और लोकसभा राज्यसभा क्या है, ये संसद के सदन है, संसद कानून बनाने की एक संस्था है, यानी कि विधायिका है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कार्यपालिका में जो लोग हैं, जैसे खासकर आपकी मंत्री परिषद, मंत्री परिषद का मतलब मंत्रियों की टीम, तो मंत्री परिषद का मुख्य कार्य क्या है, कानून को लागू कराना, ठीक है, क्योंकि कार्यपालिका का मुख्य कार्य होता है नीति बनाना और कार्यों को लागू कराना। तो यानी मंत्री परिषद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रशासनिक कार्यों को भी अंजाम दे रही है, साथ साथ मंत्री परिषद यहाँ भी अपना रोल प्ले कर रही है, दोनों जगह पर ये विधायी कार्यों को भी अंजाम दे रही है। तो प्रशासनिक और विधायी दोनों कार्यों को अंजाम दे रही है, तो जिससे होता क्या है कि डबल भूमिका हो जाती है। किसकी डबल भूमिका हो जाती है, मंत्री परिषद की डबल भूमिका हो जाती है, और मंत्री परिषद की डबल भूमिका की वजह से उनकी कार्य कुशलता में कमी आने की संभावनाएं रहती हैं, कार्य कुशलता में कमी आने की क्या रहती हैं, संभावनाएं रहती हैं, ये इसका दोष होता है। साथ साथ ये संसदीय प्रणाली का तीसरा दोष ये है कि भारत देश में या कहीं भी जहां संसदीय प्रणाली है, आप देखेंगे कि जैसे भारत का ही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली है तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होती है। आप ये देखेंगे कि भारत देश में जो मंत्री परिषद है, ये मंत्री परिषद या तो लोकसभा के सदस्य है या तो राज्यसभा के सदस्य है, अलग से तो आ ही नहीं रहे हैं, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप चाहें कि किसी योग्य व्यक्ति को, किसी विशेषज्ञ व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाए, कि कोई बहुत एक्सपर्ट आदमी है और किसी विभाग की जिम्मेदारी ऐसे एक्सपर्ट आदमी को दी जाए जो उस विभाग को अपना एक्सपर्टाइज दे सके, उस विभाग को अपना अनुभव दे सके, तो ऐसे योग्य और एक्सपर्ट लोगों की कमी महसूस होती है। वहीं अगर अध्यक्षात्मक प्रणाली में हम देखेंगे तो राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। अब राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, तो इससे होता क्या है, इससे ये होता है भाई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं कर रहा है, तो वो एक्सपर्ट लोगों को लेकर आ सकता है, वो योग्य लोगों को लेकर आ सकता है, तो योग्यता और विशेषज्ञता वहां पर ज्यादा आ सकती है, क्योंकि वो विशेषज्ञ आदमी को मंत्री बना सकता है। लेकिन यहाँ वही बनेगा जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य है। तो मंत्रिपरिषद में बहुत एक्सपर्टाइज और बहुत योग्यता की संभावनाएं थोड़ी कम नजर आती हैं। ये भी क्या होता है, ये भी एक दोष है किसका, संसदीय प्रणाली का, राइट। चलिए अब हम लोग सीधे आ जाते हैं अध्यक्षात्मक प्रणाली पर, और अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या है और अध्यक्षीय प्रणाली का क्या लक्षण है, ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। अध्यक्षीय प्रणाली का लक्षण क्या है और क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई इस अध्यक्षीय प्रणाली के क्या लाभ हैं और अध्यक्षीय प्रणाली की क्या क्या है, कमियां हैं। यदि हम अध्यक्षीय, इसी को आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम के नाम से जानते हैं, यानी इसी को आप क्या राष्ट्रपति वाली प्रणाली के नाम से या प्रेसिडेंशियल सिस्टम के नाम से भी आप इसे जानते हैं। अब यहां समझिए जरा सा कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, अध्यक्षीय प्रणाली में आप देख रहे हैं कि कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से दूर हैं, दोनों में स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, दोनों में स्ट्रिक्ट सेपरेशन है। ऐसे में आप क्या देखेंगे कि
राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं कर रहा है। अब राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं कर रहा है तो अध्यक्षीय प्रणाली के जो लाभ होंगे उन लाभ में सबसे बड़ी बात ये होगी कि बहुत ही एक्सपर्ट और योग्य मंत्री होने की संभावना होगी। यानी मंत्री यहाँ पर क्या हो सकते हैं, विशेषज्ञ लोग मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी योग्य लोग मंत्री बनाए जा सकते हैं। एक्सपर्ट लोग मंत्री क्या किए जा सकते हैं, यानी मंत्री परिषद में एक्सपर्टाइज की संभावना है, मंत्री परिषद में ज्यादा योग्यता की क्या है, संभावना है। क्योंकि राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं कर रहा है तो उसे वित्तीय विभाग के लिए अगर मंत्री बनाना है तो वित्तीय मामले के बहुत एक्सपर्ट आदमी को लेकर आ सकता है। साथ साथ दूसरा कि इसका लाभ ये है कि यहाँ पर क्या होता है, कार्यपालिका का एक निश्चित कार्यकाल होता है। जैसे राष्ट्रपति वहाँ वास्तविक कार्यपालिका है अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली में, तो राष्ट्रपति अध्यक्षात्मक प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका है, रियल एग्जीक्यूटिव है। तो उसमें होता क्या है कि भाई स्थिर कार्यकाल होने की वजह से सरकार में स्थिरता बनी रहती है। अब सरकार में स्थिरता बनी रहती है तो सरकार स्थिर रहेगी तो वो स्वतंत्र निर्णय ले पाएगी, है ना, इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाएगी, स्वतंत्र निर्णय ले पाएगी। तो ये इसका एक लाभ होता है। इसीलिए देखिए अमेरिका का राष्ट्रपति बड़ा ताकतवर नजर आता है क्योंकि वह अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता से स्वतंत्र निर्णय लेता है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कार्यकाल का प्रेशर नहीं रहता है कि हम तभी तक है जब तक बहुमत है, इस तरह का कोई भी दबाव उनके ऊपर नहीं रहता है। अगली बात जो यहां पर आपको नजर आएगी वो ये नजर आएगी कि संसदीय प्रणाली की तरह कार्यपालिका अलग अलग कार्यों को नहीं कर रही है। जैसे राष्ट्रपति, ना तो अमेरिका का राष्ट्रपति वहां की संसद का अंग है, न ही अमेरिका का राष्ट्रपति किसी भी प्रकार के विधायी कार्यों को अंजाम देगा। वहां की मंत्रिपरिषद भी, राष्ट्रपति अपनी काउंसिल अमेरिका में स्वयं चुनता है और राष्ट्रपति अपनी काउंसिल अमेरिका में स्वयं चुनता है। और इससे क्या होता है कि ये लोग संसद के अंग होने की संभावनाएं नहीं रहती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कार्यपालिका सिर्फ प्रशासनिक कार्यों को अंजाम देती है। तो कार्यपालिका अगर सिर्फ प्रशासनिक कार्यों को अंजाम देती है तो इसका फायदा ये होता है कि उनके पास डबल बर्डन नहीं होता है। जैसे भारत में संसदीय प्रणाली और भारत देश में हम देख रहे हैं कि मंत्री विधायी कार्यों में भी रोल प्ले कर रहे हैं संसद के भाग के तौर पर, और साथ साथ प्रशासनिक कार्यों में भी रोल प्ले कर रहे हैं, कार्यपालिका के कार्यों में भी रोल प्ले कर रहे हैं, विधायिका के कार्यों में भी रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका में कार्यपालिका और विधायिका के बीच में कठोर पृथक्करण है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, और जिसकी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक कार्यों को अंजाम देते हैं। तो उनकी कार्यकुशलता में क्या आती है, बढ़ोतरी आती है, बर्डन उन पर किसी भी प्रकार का नहीं होता है। तो कार्यकुशलता में क्या आती है, बढ़ोतरी आती है, राइट। तो दिस इज द मेरिट ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। आगे हम लोग आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर क्या कमियां हैं अध्यक्षीय प्रणाली की, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की क्या कमियां हैं। तो इन कमियों की भी बात कर लेते हैं। तो यदि हम कमी की बात करें तो यहां पर क्या है कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच में स्ट्रिक्ट सेपरेशन है। तो कार्यपालिका और विधायिका के बीच में स्ट्रिक्ट सेपरेशन है। तो इससे होता क्या है कि कार्यपालिका प्लस विधायिका, इन दोनों के बीच में एक टकराव की संभावनाएं क्रिएट होती हैं। क्या भैया, कार्यपालिका विधायिका में टकराव की संभावना क्या होती है, क्रिएट होती है। और अक्सर ये टकराव नजर भी आता है यूएस में। तो ये इसका एक दोष होता है, पहला दोष, इंपॉर्टेंट दोष, क्योंकि दोनों में स्ट्रिक्ट सेपरेशन है तो जाहिर सी बात है दोनों में एक टकराव की संभावनाएं क्रिएट होंगी। और दूसरी बात, कार्यपालिका का क्या है, स्थिर कार्यकाल है। अब कार्यपालिका का स्थिर कार्यकाल है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बहुमत का प्रेशर नहीं है कि वो तभी तक है जब तक बहुमत है। तो ऐसे में क्या है कि स्थिर कार्यकाल की वजह से जब उनके ऊपर डर नहीं है, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का सरकार गिरने का डर नहीं है, तब ऐसे में मनमानीपन की संभावनाएं क्रिएट होती हैं। तो यहाँ पर हाँ, थोड़े मनमानीपन की संभावना क्रिएट होती है या निरंकुशता की भी संभावना है। कि हालांकि ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को वहां हटाया नहीं जा सकता, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, वहां भी महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है और विधायिका ही महाभियोग के द्वारा हटाती है। लेकिन महाभियोग के द्वारा हटाने के अलावा और दूसरा किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है, यानी कार्यकाल का कोई प्रेशर नहीं। तो ऐसे में एक मनमानीपन की संभावना क्रिएट होती है। और तीसरी जो बड़ी बात है जिस वजह से भारत देश में अध्यक्षात्मक प्रणाली को नहीं अपनाया गया, वो बात होती है कि यहाँ विविधता
विविधता के प्रतिनिधित्व की संभावनाएं कम होती हैं, यानी डाइवर्सिटी के प्रतिनिधित्व की संभावना कम होती है। विविधता के प्रतिनिधित्व की संभावना कम, ठीक है, विविधता के प्रतिनिधित्व की संभावना क्या होती है, की संभावना कम होती है। क्यों कम होती है विविधता के प्रतिनिधित्व की संभावना? इसलिए कम होती है क्योंकि देखिए वहाँ पर जो राष्ट्रपति चुना जाता है, या तो देखिए राष्ट्रपति वाले सिस्टम में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम या अध्यक्षीय प्रणाली में जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा, या तो डायरेक्ट जनता राष्ट्रपति को चुनेगी या किसी इलेक्टोरल कॉलेज को जनता चुनेगी और वो इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रपति को चुनेगा। तो ऐसे में होता क्या है कि बहुसंख्यक जनता यानी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जिसे पसंद कर लेती है वही क्या बन जाता है, वही राष्ट्रपति बन जाता है। तो माइनॉरिटी पॉपुलेशन की पसंद राष्ट्रपति कभी नहीं बन पाता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत देश में 543 में आधे से अधिक लोग जिसे पसंद करते हैं वो प्रधानमंत्री बनता है। और रियल पावर भारत देश में राष्ट्रपति को नहीं कर प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री पूरी विविधता को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन वहां अध्यक्षात्मक प्रणाली में आप क्या देख रहे हैं, अध्यक्षात्मक प्रणाली में हमेशा वह व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा जिसे बहुसंख्यक जनता क्या करेगी, पसंद करेगी। तो यहां विविधता क्या, और यही एक सबसे मुख्य कारण है, ध्यान रखिएगा। इसी कारण से भारत देश में अध्यक्षात्मक प्रणाली ना अपनाई गई और इसी कारण से भारत देश में संसदीय प्रणाली को क्या किया गया, अपनाया गया। तो ये क्या है, इसका संसदीय प्रणाली अपनाने का कारण है। और साथ साथ ये अध्यक्षात्मक प्रणाली का क्या नजर आ रहा है आपको, दोष नजर आ रहा है। तो दिस इज द क्या बोलते हैं, डिमेरिट ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यानी ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम का एक प्रकार का डिमेरिट है। और साथ साथ और ध्यान दीजिएगा कि आपको मैंने बताया कि कार्यपालिका और विधायिका में सेपरेशन है। अब कार्यपालिका और विधायिका में सेपरेशन है तो एक गतिरोध होने की संभावनाएं होती है। और साथ साथ एक इसका डिमेरिट और निकल के आता है कि हालांकि बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, लेकिन एक मात्रा में एक डिमेरिट की सरकार यहाँ बहुत स्थिर होती है। तो सरकार स्थिर होती है तो मनमानीपन की भी संभावनाएं रहती हैं। सरकार की स्थिरता से एक्चुअली लापरवाही की भी क्या होती है संभावना। देखो ये सरकार की स्थिरता अध्यक्षात्मक प्रणाली का लाभ भी है और दोष भी है। लाभ ये है कि स्थिर सरकार है तो योजनाओं का क्रियान्वयन हो पाएगा, नीतियों का क्रियान्वयन हो पाएगा, ठीक है, वेलफेयर की तरफ तेजी से बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर लापरवाही करने लगे कार्यपालिका तब, तो यहां लापरवाही की भी क्या होती है, संभावनाएं रहती हैं। तो लापरवाही की संभावना स्थिर सरकार की वजह से, स्थिरता की वजह से क्या, स्थिरता की वजह से लापरवाही की संभावना, ठीक है, लापरवाही की संभावना, ये भी इसका एक क्या है, ये भी इसका एक डिमेरिट है, यानी ये भी इसका एक दोष होता है। इसके बाद अब हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोगों ने ये देखा कि आखिर संसदीय प्रणाली का गुण क्या होता है, संसदीय प्रणाली का दोष क्या होता है, अध्यक्षात्मक प्रणाली का गुण क्या होता है और अध्यक्षात्मक प्रणाली का दोष क्या होता है। अब इसके बाद एक सवाल निकलकर सामने आता है कि आखिर भारत देश में हमने कौन सी प्रणाली अपनाई, तो भारत देश में हमने संसदीय प्रणाली अपनाई। तो सवाल ये उठता है कि भारत में संसदीय प्रणाली क्यों, भारत में संसदीय प्रणाली क्यों। तो इसको मैं पहले भी एलोबरेट कर चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा लास्ट में बता देते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाने के पहला कारण ये था कि इस प्रणाली से हम पूरी तरीके से फेमिलियर थे। इस प्रणाली से हम पूरी तरीके से फेमिलियर थे, यानी इस प्रणाली से हम परिचित थे, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा ये प्रणाली भारत देश में इंट्रोड्यूस की गई थी। तो इस वजह से हमने इस प्रणाली को अपनाया। और दूसरा जो कारण है वो कारण है विविधता का प्रतिनिधित्व, यानी भारत देश में बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा विविधता है और विविधता को हमें रिप्रेजेंट कराना था, ठीक है। हमें ऐसा नहीं था कि हम वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते थे जहां हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित हो और सरकार में हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन हो। और ये कारण रहा कि हमने क्या अपनाया, हमने संसदीय प्रणाली अपनाई। चलिए, तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखिए संस्थाओं के आधार पर और कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर, कार्यपालिका विधायिका के संबंध के आधार पर मैंने आपको बताया कि सामान्यतः दो तरह के सिस्टम नजर आते हैं, ठीक है। एक आप क्या कहते हैं, संसदीय प्रणाली जिसे आप कहते हैं, एक जिसे आप, ये प्रचलित सिस्टम है। इसके अलावा एक अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है जिसमें दोनों के गुणों का समावेश होता है, जो कि आपकी श्रीलंका में दिखती है। एक आपको अध्यक्षात्मक प्रणाली। साथ साथ हम लोगों ने क्या देखा, संसदीय प्रणाली का हम लोगों ने गुण देखा, दोष देखा और ये प्रणाली क्या है इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अध्यक्षात्मक
प्रणाली का हम लोगों ने गुण देखा और दोष देखा, और ये प्रणाली क्या है इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की। आई होप आप इस चर्चा को समझ चुके होंगे। अगर मान लो कोई दिक्कत है तो दोबारा रिपीट करके देखेंगे तो इस चर्चा को आप बहुत अच्छे से क्या जाएंगे, समझ जाएंगे। तो चलिए प्रीलिम्स के कुछ सवाल हम लोग देख लेते हैं। तो प्रीलिम्स का जो पहला सवाल है आपका, वो लिखा हुआ है कि भारत के संदर्भ में संसदीय प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है। जिसमें पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तभी तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। और तीसरा कह रहा है कि राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। यहाँ आपको जो जवाब देना है वो संसदीय प्रणाली को ध्यान में रखते हुए देना है। और अभी हमने संसदीय प्रणाली के सारे लक्षण देखे, साथ साथ हम लोगों ने अध्यक्षात्मक प्रणाली के भी सारे लक्षण देखे। तो संसदीय प्रणाली के लक्षणों में जैसे पहला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ें तो कह रहा है कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी कि कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से संबंधित होती है और विधायिका से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। अब विधायिका से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है, कहने का मतलब ये है कि विधायिका यानी कि संसद और संसद के जो सदस्य होंगे वही मंत्री बनते हैं। संसद में दो सदन हैं, एक का नाम है लोकसभा, एक का नाम है राज्यसभा। तो लोकसभा राज्यसभा का ही कोई सदस्य क्या बन सकता है, मंत्री। अगर नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर सदस्यता कहीं ना कहीं की लेनी होती है, या तो लोकसभा की सदस्यता लो या तो राज्यसभा की सदस्यता लो। तो ऐसी स्थिति में जो पहला स्टेटमेंट लिखा है कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यही बात अगर अध्यक्षात्मक प्रणाली में हम देखेंगे, अमेरिका में देखेंगे, तो अमेरिका में ये बात फिट नहीं बैठेगी। दूसरा कह रहा है कि जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वो अपने पद पर बने रहते हैं। तो बिल्कुल बहुमत का सिद्धांत संसदीय प्रणाली में चलता है। और मैंने आपको बताया था सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, और सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत जिसे आप डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। और ये सिद्धांत ये कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अब मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी तो उसका मतलब क्या है कि मंत्री तभी तक हैं जब तक उनका लोकसभा में क्या है, विश्वास है। तभी तक हैं जब तक उनका लोकसभा में विश्वास है। तो लोकसभा में अगर उनका विश्वास गया, विश्वास गने का मतलब मेजोरिटी गई, तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होती है, जिम्मेवार होती है। तो यहाँ मंत्रियों को संसद का, अब यहाँ संसद लिखा हुआ है तो यहाँ संसद का अर्थ आप ऐसे समझिए, विधायिका के रूप में इसका अर्थ आप समझिए, विधायिका, ठीक है। अब विधायिका यहाँ संसद में आप राज्यसभा को इंक्लूड मत करिएगा। एक जनरल सेंस में स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि भाई कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका तभी तक है जब तक उसका विधायिका में बहुमत है। लोकसभा संसद का भाग है, तो एक जनरल स्टेटमेंट के तौर पर ऐसा लिख दिया गया है। आप इस पर कंफ्यूज मत होइएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, ठीक है। इसमें बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना, तो इसको हम राइट स्टेटमेंट करेंगे। अगला क्या कह रहा है, राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्य का अध्यक्ष संसदीय प्रणाली में कौन है, देश का अध्यक्ष राष्ट्रपति है और मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। मैंने बताया कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका दोहरी होती है। दोहरी कार्यपालिका का मतलब कि सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, सिंबॉलिक, और एक होती है आपकी रियल एग्जीक्यूटिव यानी वास्तविक कार्यपालिका। तो यहाँ क्या हो जाएगा, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसमें सही कौन सा होगा, तो थर्ड को आप एलिमिनेट करेंगे तो ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। इसे हम कहते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस। कोई सवाल अगर नहीं आ रहा है तो एलिमिनेशन प्रोसेस से उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक स्टेटमेंट आपको 100% श्योर है कि ये गलत है, तो ये अगर गलत है तो देखिए तीनों गलत हो गया और आपका उत्तर निकल के सामने आया। पहला दूसरा अगर आपने ना भी पढ़ा ढंग से तब भी आपका आंसर निकल के सामने आ गया। तो एग्जाम अप्रोच में ये एलिमिनेशन प्रोसेस बड़ा काम आता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, शासनाध्यक्ष राज्याध्यक्ष भी है। राष्ट्रपति प्रणाली की बात यहाँ पर हो रही है। राष्ट्रपति प्रणाली जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप अध्यक्षात्मक प्रणाली के रूप में देखते हैं या जिसे आप अध्यक्षीय प्रणाली के तौर पर देखते हैं। और राष्ट्रपति प्रणाली जिसका जो प्रसिद्ध एग्जाम्पल है वो अमेरिका है। और अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली में आप देखेंगे कि इकहरी कार्यपालिका यानी सिंगल एग्जीक्यूटिव होगी। सरकार का भी प्रमुख राष्ट्रपति है और साथ साथ देश का प्रमुख, राज्य का प्रमुख भी क्या है, राष्ट्रपति है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। कार्यपालिका विधायी कार्यों को वीटो कर सकती है। तो यदि हम वीटो पावर की बात करें तो वीटो पावर जो प्रमुख लक्षण होता है, यह अध्यक्षात्मक प्रणाली का ही प्रमुख लक्षण वीटो पावर होता है। हालांकि भारत की संसदीय प्रणाली में भी वीटो पावर है,
लेकिन ये लक्षण अध्यक्षात्मक प्रणाली का ही है और वहां कार्यपालिका वीटो कर सकती है। राष्ट्रपति के पास अमेरिका में विधायी कार्यों के लिए वीटो शक्ति दी गई है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है आपका, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो पूछ रहा था कौन सा सही होगा, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट इसमें क्या हो जाएंगे, हाँ राइट स्टेटमेंट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। देखिए अगला सवाल आपका क्या है। अगला सवाल आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन निम्नलिखित में से सही है, अध्यक्षात्मक प्रणाली की विशेषता है। तो फिर से अध्यक्षात्मक प्रणाली से संबंधित सवाल आया है। तो कार्यकारिणी का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है, यानी एग्जीक्यूटिव का हेड राष्ट्रपति होता है। जी हाँ बिल्कुल, भारत देश में संसदीय प्रणाली में भी कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन संसदीय प्रणाली में कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति तो होता है लेकिन वो नाम मात्र का प्रमुख होता है। लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और वो वास्तविक शक्तियां रखता है, यानी रियल हेड है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, ये बात ठीक है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी काउंसिल स्वयं बनाता है, जिससे योग्य और एक्सपर्ट लोगों के आने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। वहीं संसदीय प्रणाली में मंत्री वही बनते हैं जो या तो लोकसभा के सदस्य हों या राज्यसभा के सदस्य हों। बाहर का भी कोई बनता है तो सदस्यता उसे 6 महीने के भीतर लेनी होती है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा योग्य और बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ लोग मंत्री के तौर पर शामिल हों, ये संभावना कम होती है संसदीय प्रणाली में। तो ये संसदीय प्रणाली का दोष होता है। ठीक है, और अध्यक्षात्मक प्रणाली का ये लाभ होता है कि इस वजह से वहाँ पर योग्य, कुशल और विशेषज्ञ लोग शामिल हो सकते हैं। तो राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, सही है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, ये बात भी ठीक है। जैसे वहाँ की संसद का नाम कांग्रेस है अमेरिका की, और अमेरिका की संसद में 2 सदन हैं, एक का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि सभा और एक है सीनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जनता का सदन है, जनता को रिप्रेजेंट करती है, और वहाँ की सीनेट वहाँ के अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो क्या राष्ट्रपति वहाँ किसी सदन को भंग कर सकता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन भारत देश में संसदीय प्रणाली है और भारत में आप देखते हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, अगर मान लो मंत्रिपरिषद अभी राष्ट्रपति को सलाह दे लोकसभा भंग करने के लिए तो लोकसभा भंग कर सकता है। साथ साथ अगर मंत्रिपरिषद के पास बहुमत नहीं आ पाया है, मेजोरिटी लैप्स हो जाती है, तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है। ठीक है, बाकी लोकसभा भारत देश में 5 वर्ष के बाद तो भंग ही होती है। तो राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग कर सकता है, ये भारत देश में है, भंग नहीं कर सकता है, ये अमेरिका में है राष्ट्रपति व्यवस्था में। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा आपका, ये भी सही है। तो इसमें तीनों सही है। तो आंसर, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा कि उपर्युक्त में जितने भी कथन हैं सारे के सारे कथन क्या हैं आपके, राइट स्टेटमेंट है, यानी सारे सही हैं। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा संसदीय प्रणाली का लक्षण है, यानी यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम का लक्षण पूछ रहा है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत आप जान रहे हैं कि भाई कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव जो होगी वो सामूहिक रूप से लेजिस्लेचर के प्रति यानी विधायिका के प्रति जिम्मेवार होगी। और इसको अगर आप देखेंगे तो ये बात आपको ब्रिटेन में भी दिखाई पड़ेगी, ये बात आपको भारत देश में दिखाई पड़ेगी। और भारत देश में बड़े खूबसूरत लहजे में इसे भारतीय संविधान में समाहित किया गया है कि जो आपकी ये मंत्रिपरिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है मेरे भाइयों? ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। क्लियर है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम में यानी संसदीय प्रणाली में दिखाई पड़ेगा। साथ साथ दूसरा आपका कह रहा है दोहरी कार्यपालिका। दोहरी कार्यपालिका का मतलब होता है डुअल एग्जीक्यूटिव। डुअल एग्जीक्यूटिव यानी एक कार्यपालिका नाम मात्र की और एक रियल। राष्ट्रपति भारत देश में नाम मात्र की या सिंबॉलिक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति अपने समस्त कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री है। तो वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथ में जा रही हैं और सिंबॉलिक राष्ट्रपति के हाथ में। राष्ट्रपति भारत देश में मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। हालांकि ये बात जरूर है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार वापस कर सकता है, लेकिन दोबारा यदि मंत्रिपरिषद ने सलाह दी तो वो सिग्नेचर करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो ये भी सही, ये भी सही है। अगला कह रहा है कार्यपालिका और विधायिका में कठोर पृथक्करण। तो देखिए, शक्तियों का पृथक्करण आपको संसदीय प्रणाली में दिखाई जरूर पड़ता है। कार्यपालिका अलग है, लेजिस्लेटिव विधायिका अलग है और न्यायपालिका अलग है। लेकिन यहाँ पर संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच में कठोर पृथक्करण नहीं होता, क्योंकि ये दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं कि मंत्री
सदन के भी सदस्य हैं, कानून बनाने में भी योगदान दे रहे हैं और मंत्री कार्यपालिका भी हैं। तो यानी एक व्यक्ति यहाँ का भी मेंबर है, यहाँ का भी मेंबर है। अगर कठोर पृथक्करण होता है तो कठोर पृथक्करण में एक व्यक्ति एक ही जगह का मेंबर हो सकता है, दो जगह का नहीं। जैसे कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति आप देख रहे हैं संसद का भी अंग है। तो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से संबंधित होती हैं। हालांकि अलगाव है शक्तियों में, लेकिन पूरी तरीके से कठोर पृथक्करण नहीं है। एक्चुअली संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का निर्माण ही विधायिका से होता है। तो ये कठोर पृथक्करण ये कहाँ दिखाई पड़ता है? ये अध्यक्षात्मक प्रणाली में दिखाई पड़ता है। और यहाँ पूछ क्या रहा है? यहाँ संसदीय प्रणाली का लक्षण पूछ रहा है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा अध्यक्षात्मक प्रणाली का लक्षण है, यानी कौन सा प्रेसिडेंशियल सिस्टम का लक्षण है, ये पूछ रहा है। सरकार का प्रमुख ही क्या होगा? राज्य का प्रमुख होगा, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत नहीं है। तीसरा कह रहा है कि कार्यपालिका पूर्णतः स्थिर कार्यकाल रखती है, अध्यक्षात्मक प्रणाली। तो देखिए, अध्यक्षात्मक प्रणाली में इकहरी कार्यपालिका है। जो व्यक्ति सरकार का प्रमुख है वही राज्य का प्रमुख है। जैसे अमेरिका में राज्य का प्रमुख भी राष्ट्रपति है और साथ साथ सरकार का भी प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, जैसे भारत देश में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संविधान में देखेंगे तो इस बात को कैसे रखा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद कार्यपालिका है, लोकसभा विधायिका का भाग है। तो यानी कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। यदि कार्यपालिका का जब तक विधायिका में बहुमत है तभी तक वो है, अगर बहुमत गए हो तो सरकार गए हो। इसे हम बहुमत का सिद्धांत कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ मेजोरिटी कहते हैं। और ये उत्तरदायित्व का सिद्धांत आपको अध्यक्षात्मक प्रणाली में नहीं नजर आएगा, यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में उत्तरदायित्व का सिद्धांत नहीं नजर आता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि कार्यपालिका पूर्णतः स्थिर कार्यकाल रखती है। तो बिल्कुल वहां पर कार्यपालिका का कार्यकाल स्थिर रहता है। ऐसा नहीं है कि भारत देश में मंत्रिपरिषद, यहाँ स्थिर का मतलब क्या? एक निश्चित कार्यकाल। स्थिर का मतलब भैया, स्थिर का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, मिसप्रिंट है। निश्चित कार्यकाल रखती है, यानी एक फिक्स टेन्योर होता है। ठीक है। फिक्स टेन्योर यानी निश्चित कार्यकाल होता है। एग्जीक्यूटिव है कंप्लीटली फिक्स टेन्योर। ठीक है। अब अमेरिका में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल 4 साल का है, वो 4 साल का कार्यकाल है। इसलिए क्या होता है कि उसका लाभ ये होता है कि वो स्थिर होकर निर्णय ले पाता है। बहुत सारे निर्णय ऐसे होते हैं जो निर्णय कभी कभी सरकार चले जाने की वजह से लागू नहीं हो पाते, लेकिन वहाँ निर्णयों की निरंतरता और नीतियों का क्रियान्वयन तेजी से हो पाता है और सरकार की अस्थिरता की वजह से नीतियों का क्रियान्वयन नहीं रुकता है। लेकिन भारत देश में कभी भी सरकार जा सकती है, तो एक डिमेरिट होता है कि सरकार कभी भी जा सकती है। तो ऐसे में क्या होता है कि नीतियों का क्रियान्वयन गड़बड़ाता है, वेलफेयर प्रभावित होता है। तो और ये देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि मंत्री का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। जब तक उनका बहुमत है तभी तक वो हैं। तो ये एक दोष भी है फिक्स टेन्योर का ना होना, और एक लाभ भी है। लाभ क्यों है? लाभ इसलिए है कि फिक्स टेन्योर नहीं है तो दबाव में रहेंगे। बहुमत के आधार पर चल रहे हैं तो इससे क्या होगा? इससे उनके ऊपर प्रेशर होगा, वो जिम्मेवार रहेंगे, जनता के प्रति जिम्मेवार रहेंगे, अपने कार्यों के प्रति जिम्मेवार रहेंगे। और अध्यक्षात्मक प्रणाली में फिक्स होता है, तो फिक्स होता है तो उसका लाभ ये है कि भाई नीतियों की क्रियान्वयन अच्छे से हो पाएगा, त्वरित निर्णय लिए जा पाएंगे। और दोष क्या है? दोष ये है कि मनमानीपन कर सकता है ना, दबाव मुक्त रहेगा। ये उसका क्या रहता है? दोष होता है। ठीक है। तो कोई भी प्रणाली कभी भी कोई परफेक्ट नहीं होती है। अपनी अपनी राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार हर राज्य प्रणाली को अपनाता है। तो कह रहा है कार्यपालिका का कार्यकाल पूर्णतः क्या होता है? फिक्स टेन्योर होता है। तो ये सही हो जाएगा। और इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर देखिए, पहला, सरकार का प्रमुख ही राज्य का प्रमुख है, तो ये भी ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत नहीं है, तो यहाँ पर गलत नहीं। भैया देखो, पूछ रहा है अध्यक्षात्मक प्रणाली। देखिए माफ कीजिएगा, मैंने इसमें थोड़ा सा गलत इसलिए काट दिया कि संसदीय प्रणाली का समझ के मैंने गलत काट दिया था, माफ करिएगा। इसमें पूछ रहा है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत नहीं है, तो अध्यक्षात्मक प्रणाली के हिसाब से ये स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है। मैंने थोड़ा संसदीय प्रणाली के हिसाब से इसको गलत काट दिया, गलत पढ़ के। अगला कह रहा है कार्यपालिका का पूर्णतः स्थिर कार्यकाल रखती है, तो ये भी सही है। सरकार का प्रमुख ही राज्य का प्रमुख होगा, ये भी विशेषता है अध्यक्षात्मक प्रणाली के। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत नहीं होगा, ये भी विशेषता अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये समझ लिया था होगा, इसलिए काट दिया था। कार्यपालिका पूर्णतः स्थिर कार्यकाल रखती है, ये भी सही होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है? चलिए
आगे देखते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षात्मक प्रणाली की विशेषता है। फिर से वही सवाल आया है, राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही होगा। अब देखिए दोनों में अंतर यदि हम देखें तो संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि जैसे भारत में संसदीय प्रणाली है, तो संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, बिना राष्ट्रपति के संसद कंप्लीट नहीं होती। तो संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाय का हिस्सा हो सकता है। लेकिन वहीं अध्यक्षात्मक प्रणाली में अगर हम देखेंगे, अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति वहाँ की संसद का भाग नहीं है, वहाँ की संसद का नाम कांग्रेस है और प्रेसिडेंट वहाँ की संसद का भाग नहीं है। तो कह रहा है कि राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता है, सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति की पदावधि विधानमंडल पर निर्भर करती है। नहीं, राष्ट्रपति की पदावधि विधानमंडल पर नहीं निर्भर करती है, बल्कि राष्ट्रपति की पदावधि निर्भर करती है उसके फिक्स कार्यकाल पर। ऐसा नहीं है कि वो विधानमंडल पर निर्भर करती है, ऐसा संसदीय प्रणाली में होता है। संसदीय प्रणाली में जो कार्यपालिका है यानी मंत्री, उनकी पदावधि विधानमंडल पर निर्भर करती है, यानी जब तक विधानमंडल में उनका विश्वास है तब तक वो हैं, नहीं तो गए काम से। अगर 5 साल तक चल गई तो 5 साल तक है, नहीं तो गए। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता है। तो राष्ट्रपति की पदावधि विधानमंडल पर निर्भर करती है, गलत हो जाएगा। पहला, राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें सत्य कथन पूछ रहा था, तो ओनली ए क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा संसदीय लोकतंत्र की भावना है। चलो, कौन सा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की भावना है, यानी कौन सा संसदीय लोकतंत्र की भावना है, ये आपको बताना है। तो संसदीय लोकतंत्र यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। इसी को हम प्राइम मिनिस्ट्रियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के रूप में भी जानते हैं, इसी को हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, इसी को हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं। उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी सरकार यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, सरकार किसी के प्रति उत्तरदायी होगी। और सरकार किसके प्रति उत्तरदायी है, तो आप देख रहे हैं कि कार्यपालिका यानी सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान में इसको हम देखेंगे तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी, लोकसभा। मंत्रिपरिषद क्या है, सरकार। लोकसभा क्या है, जनता। तो एक तरीके से जनता के प्रति सरकार क्या होगी, उत्तरदायी होगी। तो ये उत्तरदायित्व की भावना, ये उत्तरदायी सरकार का निर्माण का मतलब है डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो उत्तरदायित्व का सिद्धांत उत्तरदायी सरकार के निर्माण करता है। उत्तरदायित्व के सिद्धांत की वजह से ही सरकारें उत्तरदायी हो पाती हैं विधायिका के प्रति। विधायिका के प्रति यदि सरकारों को उत्तरदायी बनाया जा रहा है तो इसका मतलब सरकारों को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया जा रहा है। तो पहला से दूसरा बहुमत का सिद्धांत, जी हाँ बिल्कुल। संसदीय प्रणाली में आपको बहुमत का सिद्धांत नजर आएगा, यानी जब तक सरकार का बहुमत है तभी तक सरकार है, बहुमत गई तो सरकार गई। कहने का मतलब इफ़ यू विल एंजॉय द मेजोरिटी इन एंजॉय द गवर्नमेंट, अगर आप देन एंजॉय द गवर्नमेंट, यानी अगर आप मेजोरिटी एंजॉय करते हैं तब आप गवर्नमेंट एंजॉय करते हैं, अगर मेजोरिटी नहीं है तो सरकार नहीं है, ठीक है। तो बहुमत का जो सिद्धांत है वो भी है। मंत्रियों का अनिश्चित कार्यकाल, बिल्कुल, मंत्री तभी तक हैं जब तक लोकसभा में उनका क्या है, बहुमत है, उनका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये है। और साथ साथ एक बात और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ वास्तविक कार्यपालिका की बात हो रही है कि वास्तविक कार्यपालिका यानी मंत्रियों का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, फिक्स कार्यकाल नहीं होता है। अन्य मंत्री भी, भारत देश का यदि एग्जाम्पल लें तो भारत देश में मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी तभी तक हैं जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, और राष्ट्रपति अपने मन से नहीं चाहता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों को नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर कभी भी राष्ट्रपति मंत्री को हटा भी सकता है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री को कभी भी राष्ट्रपति हटा सकता है? प्रधानमंत्री को कभी भी राष्ट्रपति नहीं हटा सकता है जब तक उसके पास बहुमत है, लेकिन अगर बहुमत नहीं है तो वो भी जा सकता है। क्लियर है? तो कुल मिला के सब कुछ यहाँ पर डिपेंड करता है बहुमत पर। तो मंत्रियों का अनिश्चित कार्यकाल, ये भी सही है। तो इसमें सारा का सारा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी, यानी सारा इसमें सही है, ठीक है। अगला, भारत में सत्य चुनिए। कह रहा है निम्नलिखित में से, भारत में निम्न में से सत्य चुनिए। पहला, भारत में संसदीय प्रणाली है। भारत देश में, बिल्कुल भारत देश में संसदीय प्रणाली है। भारत देश में संसदीय प्रणाली को लाने के पीछे का कारण ये कि हम इस प्रणाली से फैमिलियर थे, यानी इस प्रणाली से हम परिचित थे। क्या थे भैया? परिचित थे हम इस प्रणाली से, पहली बात। दूसरी बात भारत में संसदीय प्रणाली लाने की कि भाई भारत देश की विविधता को प्रतिनिधित्व देना था, यानी भारत देश की विविधता को ध्यान में रखते हुए, डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए भारत देश में संसदीय प्रणाली को लाया गया।
मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से होती है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सीधे से कह रहा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और उसी प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। तो यहाँ मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति का विवेक नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर करता है। तो सेकंड आपका गलत हो गया और पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, क्योंकि भारत देश में कैसी प्रणाली है, भारत देश में संसदीय प्रणाली है, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको भारत देश में क्या होगा, दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल आपका मेंस का सवाल है, कह रहा है संसदीय प्रणाली के गुण और दोष क्या हैं, और संसदीय प्रणाली के गुण और दोष आपको बताने हैं। तो संसदीय प्रणाली का यदि गुण दोष आप बताते हैं तो देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये सवाल आपका 125 वर्ड का है, और 125 वर्ड के सवाल में हर सवाल में कंक्लूजन देने की ज़रूरत भी नहीं होती है। 8 नंबर का ये आपका सवाल है और ये बहुत ही सरल सवाल है, इस सवाल आने की संभावना भी है। 125 वर्ड में अगर आप आएंगे, इस सवाल को देखेंगे तो इस सवाल के इंट्रोडक्शन में आप जाइए। इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन में आपको बताना है कि आखिर संसदीय प्रणाली क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं पहले भी। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है ये आपको बताना है। एक बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास अगर शब्द नहीं मिल रहा है तो आप गूगल कर सकते हैं, एनसीईआरटी का सहारा ले सकते हैं, लक्ष्मीकांत का सहारा ले सकते हैं। तो आप धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे, धीरे धीरे यदि आप लिखना शुरू कर देंगे तो आपको शब्दों का ज्ञान भी हो जाएगा, आपके अंदर डेटा भी हो जाएगा। लेकिन लिखना शुरू करिए, प्रैक्टिस शुरू करिए। एक ही ऐसा कौशल है, याद रखिएगा कि एक ही ऐसा कौशल है जो आपको सिविल सर्विसेज की परीक्षा में दूर तक लेकर जाता है। दूर तक लेके जाने का मतलब है कि सफलता तक लेकर जाता है, और वो कौशल होता है उत्तर लेखन कौशल। उत्तर लेखन कौशल के माध्यम से ही सिविल सर्विसेज की परीक्षा को क्रैक किया जा सकता है। अगर आप इस कौशल को अपने अंदर डेवलप कर लिए हैं तो सिविल सर्विसेज की परीक्षा सबसे आसान हो जाती है आपके लिए। लेकिन अगर आप इस कौशल को डेवलप किए बगैर सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ तथ्यों को रटकर, तो सफलता बहुत दूर दिखाई पड़ेगी। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ संसदीय प्रणाली क्या है आपको ये बताना है, यानी संसदीय प्रणाली की परिभाषा दे दीजिए, संसदीय प्रणाली को आप डिफाइन कर दीजिए। यदि आप संसदीय प्रणाली को डिफाइन कर देंगे तो काम इंट्रोडक्शन में हो जाएगा। आप मेन बॉडी में आइए, मेन बॉडी में आप आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, मुख्य भाग जो सवाल का होता है, इस सवाल के मुख्य भाग में आप आएंगे तो आप संसदीय प्रणाली का मेरिट बता देंगे, यानी व्हाट इज़ द मेरिट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, और साथ साथ the merit of the parliamentary system and what is the demerit of the parliamentary system, यानी संसदीय प्रणाली के गुण दोष कहाँ हैं। अभी इसी क्लास में पीछे मैंने बताया था कि क्या गुण हैं और साथ साथ संसदीय प्रणाली के क्या दोष हैं। इतने पे ही आप इसे कंक्लूड कर देंगे तो काम हो जाएगा, खास किसी कंक्लूजन की ज़रूरत इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये इस सवाल का क्या है, अप्रोच है। आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। इस सेशन को देखने के बाद अगर आप इस सवाल को ट्राई करेंगे तो आराम से सवाल आपसे क्या जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल कह रहा है कि अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या है और इसके क्या गुण व दोष हैं। तो सेम सवाल है, वहां पर क्या कह रहे थे, वहां पर हम लोग संसदीय प्रणाली की बात कर रहे थे और सेम अप्रोच के साथ इस सवाल को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ हम किसकी बात करेंगे, यहाँ हम अध्यक्षात्मक प्रणाली की बात करेंगे। तो इसके भी इंट्रोडक्शन में हम आएंगे और इसके इंट्रोडक्शन में आने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें बताएंगे परिचय में कि आखिर ये अध्यक्षीय प्रणाली क्या होती है, ठीक है, और अध्यक्षीय प्रणाली क्या होती है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, सबसे पहली बात, ठीक है। और फिर उसके बाद हम आएंगे और इसके बाद हम इसके गुणों पर बात करेंगे, यानी इसकी मेरिट पर बात करेंगे, और साथ साथ इसके दोष पर बात करेंगे मेन बॉडी पर। मेन बॉडी में आप इसे चार्ट बनाकर भी लिख सकते हैं, साथ साथ पॉइंटर बनाकर भी आप इसे लिख सकते हैं, और ये आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक, और आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे। और आपने अच्छे से अगर लिख लिया तो 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, इसमें आप पारंगत हो जाएंगे। ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है पॉलिटी की, कि अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या है, संसदीय प्रणाली क्या है, संघात्मक व्यवस्था क्या है, एकात्मक व्यवस्था क्या है, भारत में कैसे है, भारत में क्यों है, संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, ये सारी बातें ये होती हैं राज्य व्यवस्था की मौलिक अवधारणाएं। राज्य क्या है, राजनीतिक व्यवस्था क्या है, क्या चुनौतियां हैं, संविधानवाद की क्या चुनौतियां हैं, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की क्या चुनौतियां हैं। ये ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनमें सवाल बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं भविष्य में। तो इन टर्मिनोलॉजीज को आप बहुत ध्यान से पढ़ा करिए और बहुत ध्यान से इस पर प्रैक्टिस किया करिए, ठीक है।
तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग आते हैं और आगे क्या कह रहा है कि अध्यक्षात्मक और संसदीय प्रणाली में अंतर स्पष्ट करिए। इस सवाल को आपको 200 नंबर पे करना है और ये 200 वर्ड में करना है और ये 12 नंबर का सवाल है। 12 नंबर का सवाल है, 200 वर्ड में करना है, तो आपके पास 30-40 शब्दों का क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन हो जाएगा। और इस 30-40 शब्दों के इंट्रोडक्शन में आप क्या बताएंगे, आप 2 लाइन में अध्यक्षात्मक प्रणाली और संसदीय प्रणाली दोनों को आप क्या कर दीजिए, दोनों को डिफाइन कर दीजिए। और दोनों को डिफाइन करने के बाद आप मेन बॉडी में आइए और मेन बॉडी में दोनों के क्या करिए, अंतर जैसे आप पहले सवालों में स्पष्ट किए हैं पहले पहले सवालों में आप अंतर स्पष्ट कर दीजिए। और अंतर स्पष्ट करने के बाद जो तीसरा पॉइंट है कि भारत में क्यों अपनाई गई, तो भारत में क्यों संसदीय प्रणाली अपनाई गई, इसका कारण मैंने आपको बताया है। तो उसमें 2-3 कारण आप बता दीजिए कि आखिर क्यों भारत देश में ये संसदीय प्रणाली क्या की गई, अपनाई गई। और उसके बाद आप निष्कर्ष में पहुंचिए। निष्कर्ष में एक बैलेंस आपको बनाना है कि भारत देश में, देखिए यही आपको कंक्लूड करना है कि हर एक कोई भी प्रणाली कभी परफेक्ट नहीं होती है, हर प्रणाली के कुछ गुण और दोष होते हैं। तो आप राजनीतिक व्यवस्था में जो परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों के अनुसार जो प्रणाली व्यवस्था में फिट बैठती है उन प्रणालियों को अपनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। और ये सवाल 100% आने की संभावना है, सवाल आपके यहाँ पूछा जा सकता है। इससे मिला जुला सवाल जो है अलग अलग एग्जाम्स में आए भी हैं। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा सेशन पसंद आया होगा। आई होप आपने पूरा इसको सुना होगा ध्यान से। जिन लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ा एक बार फिर से वीडियो देखें और ध्यान से सुने। ये एक ऐसा सत्र है जो थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन इस सत्र में आपको ढेर सारी ऐसी बातें बताई गई हैं जो कि प्रीलिम्स का मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, प्रीलिम्स का मेंस के लिए क्या है, जरूरी हैं। तो आई होप आप इसे पढ़ेंगे अच्छे से और अपने दोस्तों के मध्य शेयर भी करेंगे। तो इस सेशन को अगर आप शेयर करना चाहें, आपको अच्छा लगा है, तो आप अपने दोस्तों के मध्य शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्री सेशन है। और ये सेशन अगर आपके दोस्तों के मध्य जाएगा तो ऐसे लोग जिनके पास संसाधन नहीं हैं वो लोग भी फ्री में ये सारी बातें सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सत्र को समाप्त करते हैं, वाणी को विराम देते हैं। खूब पढ़िए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब आगे बढ़िए, जीवन में प्रगति करिए और जल्दी जल्दी सभी लोग सिलेक्शन लीजिए और समाज में होने वाले सकारात्मक बदलावों का माध्यम बनिए, समाज को एक नई दिशा दीजिए। धन्यवाद।